सच्चाई ये है कि चाइना के जीडीपी पर कैपिटा आज भी $13,500 के बराबर है, जो कि कई छोटे देश जैसे कि मोंटेनिग्रो और तुर्कमेनिस्तान जैसी कंट्रीज के लेवल पर है। चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद भी एक ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरता है जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली हमको दिखाई देती है। वर्कर्स के पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, कंपटीशन इतना इंटेंस होता है कि कंपनीज बस सर्वाइव करने के लिए ही एक्सट्रीम स्टेप्स उठाती रहती हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कभी कभी चाइना दुनिया को बहुत अमीर लगता है और कभी कभी लगता है कि ये देश आज भी स्ट्रगल कर रहा है। आपने सुना होगा BYD और हुआईबी जैसे बड़ी बड़ी चाइनीज कंपनीज के नाम। ये कंपनीज आज टेक्नोलॉजी के टॉप लेवल के ऊपर कंपीट कर रही हैं। चाइनीज सरकार ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगा दिए हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के अंदर, और कई फ्यूचरिस्टिक शहरों की वीडियोस भी वायरल होती रहती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और आपने देखी भी होंगी, जहां पर आपको अल्ट्रा मॉडर्न फैक्ट्रीज हो गई और मिलियंस ऑफ साइंस ग्रेजुएट्स जो है वो काम करते हुए दिखाई भी देते हैं। लेकिन फिर भी सच्चाई ये है कि चाइना के जीडीपी पर कैपिटा आज भी $13,500 के बराबर है, जो कि कई छोटे देश जैसे कि मोंटेनिग्रो और तुर्कमेनिस्तान जैसी कंट्रीज के लेवल पर है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद भी एक ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरता है जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली हमको दिखाई देती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि चाइना कैसे एक ही टाइम में अमीर भी लगता है और गरीब भी लगता है। और हाँ, हम इंडिया का कंपैरिजन भी साइड बाय साइड करेंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी सिर्फ चाइना के अंदर नहीं है, भारत के अंदर भी मौजूद है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले, चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहे। तो चलो भाई, सीधा मुद्दे की बात करते हैं और समझते हैं सारे इशू को। देखो, वेस्टर्न कंट्रीज या वेस्टर्न लोग जब चाइना के बारे में कंफ्यूज होते हैं, उसका एक सिंपल रीजन है कि चाइना बहुत ही बड़ी कंट्री है। चाइना का जो एरिया है वो काफी ज्यादा बड़ा है। अगर हम चाइना के एरिया को कंपेयर करें तो लगभग एक छोटे से कॉन्टिनेंट के बराबर इसका एरिया जाकर बैठ जाता है। और हम चाइना के बारे में जब बात करते हैं तो हमको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि वेस्टर्न कंट्रीज के कंपेयर में चाइना की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, अमेरिका हो गया, इन सब कंट्रीज की पॉपुलेशन को अगर हम इक्वल कर दे तब भी चाइना की पॉपुलेशन उनसे ज्यादा है। और हाँ, अब आप बोलेंगे कि भैया भारत की भी बात कर लो, भारत की पॉपुलेशन चाइना से भी ज्यादा हो चुकी है। पर प्लीज, इस वीडियो के अंदर हम चाइना के ऊपर स्पेसिफिक तरीके से इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा बेयर कर लेना दोस्तों। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि चाइना के पॉपुलेशन जो है वो हम जानते हैं कि 1.4 बिलियन है, जो पूरे यूरोप, यूएसए और साउथ अमेरिका के पॉपुलेशन के टोटल के बराबर है। वहां के कई प्रोविंसेस की पॉपुलेशन अकेली यूरोपियन कंट्रीज से भी ज्यादा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कुछ एग्जांपल्स, आप देख सकते हैं। जैसे कि चाइना का एक प्रोविंस है जिसकी पॉपुलेशन जो है वो फ्रांस, जर्मनी और पूरे के पूरे यूके की पॉपुलेशन को अगर हम कंबाइन कर दे तो एक ही स्टेट है ऐसा चाइना का जहां पर वो लोग कंबाइन तरीके से रहते हैं। साथ में दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल है, चाइना का सबसे पॉपुलस प्रोविंस है जिसका नाम है गुआंगडोंग। गुआंगडोंग के अंदर 125 मिलियन लोग जो हैं वो रहते हैं। इतने ज्यादा लोग अगर एक देश के अंदर रहते होते, अगर हम इस स्टेट को एक देश बना देते तो वो दुनिया का 11 सबसे पॉपुलस स्टेट होता। हाँ, अगर ऐसा ही हम भारत के उत्तर प्रदेश को देखें तो वो भी दुनिया का 7वां या 8वां जो है वो सबसे पॉपुलस कंट्री बन जाता, अगर वो भी एक अलग कंट्री होता तो। इतने बड़े देश में इनइक्वालिटी जो है वो न्यूट्रल है या नेचुरल है। जैसे इंडिया में भी आपको दिल्ली में, बिहार में, बॉम्बे में, बेंगलोर में अलग अलग तरीकों से आपको इनइक्वालिटी दिखाई देगी। बिहार के अंदर अगर डेवलपमेंट की बात करें, दिल्ली के कंपैरिजन में, बेंगलोर के कंपैरिजन में, वहां भी आपको फर्क दिखाई देगा। वैसे ही चाइना में भी शहर और गांव के बीच में जो ह्यूज डिफरेंस जो है वो मौजूद है। और इस इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए हम एक कोफिशिएंट यूज करते हैं जिसका नाम है गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट का इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मेजरमेंट कर सकते हैं। इसका कैलकुलेशन वैसे तो थोड़ा टेक्निकल होता है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे, बट बेसिक आइडिया यह है कि जितना ज्यादा गिनी कोफिशिएंट होगा उतनी ही ज्यादा इनइक्वालिटी उस कंट्री के अंदर होगी। चलो एक सिंपल ग्राफ से समझने का इसको काम करते हैं। देखो, चाइना की इनइक्वालिटी का रियल सीन क्या है और इंडिया का भी एक क्विक जो है कंपैरिजन उसके साथ कर लेंगे। चलो थोड़ा मैथ्स को समझते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। एक सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाऊं, सोचो एक छोटी सी पॉपुलेशन है जिस पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ 3 लोग ही रहते हैं। मात्र मान लीजिए कि एक कंट्री में या एक इलाके में सिर्फ 3 लोग ही रहते हैं और उसके पास सिर्फ 3 पैसे ही मौजूद हैं, और वो तीनों के बीच में बराबर बराबर जो है वो बटे हुए हैं। मतलब सबके पास एक एक पैसा मौजूद है और 3 ही लोग हैं, मतलब टोटल 3 पैसे और सब इक्वल। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक सीधी लाइन निकल कर आएगी, और वो सीधी लाइन जो होगी वो 45 डिग्री के एंगल पर आपको दिखाई देगी, क्योंकि सबके पास बराबर पैसा है। अब सोचो कि पैसा थोड़ा अनइक्वल हो जाए
टोटल पैसा अब भी तीन ही है, लोग भी तीन ही है, पर एक बंदे के पास 0 पैसा है, दूसरे के पास 1 पैसा है और तीसरे के पास 2 पैसे हैं। अब जब इसका ग्राफ हम बनाएंगे तो इस ग्राफ के अंदर आपको सीधी लाइन दिखाई नहीं देगी, आपको इसके अंदर एक कर्व दिखाई देगी। यही तो है गिनी कोफिशिएंट। यही कर्व के बीच का जो एरिया होता है उसी को हम गिनी कोफिशिएंट कहते हैं। जब सब इक्वल हो तो कर्व सीधी एक लाइन की तरह होती है, तब गिनी जो है वो 0 होता है। और जब एक ही आदमी के पास सारा का सारा पैसा होता है, तब बाकी किसी के पास कुछ भी नहीं होगा, तब गिनी जो होगा वो 1 हो जाएगा। 1 का मतलब इनइक्वालिटी सबसे हाई है, और अगर गिनी कोफिशिएंट 0 है तो इनइक्वालिटी जो है वो सबसे लो है। और 2020 में चाइना के प्राइम मिनिस्टर ने खुद एक शॉकिंग बात मानी थी कि उन्होंने बोला था कि 600 मिलियन लोग, यानी कि आधी से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो चाइना की, वो हर महीने $12,000 से कम के ऊपर जी रही है। समझो, सिर्फ $140 प्रति महीना, यानी कि लगभग 1.7 लाख रुपए पूरे साल के। अब सोचो, जिस कंट्री के अंदर BYD, हुआवी जैसे फ्यूचरिस्टिक ब्रांड्स है, वहीं आधा देश इतनी छोटी इनकम के ऊपर सर्वाइव कर रहा है। यही रीजन है कि चाइना के एक दुख और डेजल का जो है वो कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देता है। एक तरफ सुपर रिच कंपनीज आपको दिखेंगी और दूसरी तरफ गरीबी की लाइन के नीचे रहते हुए लोग आपको दिखाई देंगे। और ये सब सिर्फ साइज की वजह से नहीं है। चाइना की इकोनॉमी का असली डिजाइन जो है वो उसी के कारण चाइना के अंदर आपको इनइक्वालिटी दिखाई देगी। सीधे शब्दों में, चाइनीज गवर्नमेंट ने ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई हैं जो आम आदमी पर बर्डन डालती हैं, और वर्कर्स जो उनकी मेहनत करते हैं उनको उनकी मेहनत का पूरा हिसाब जो है वो नहीं मिलता है, उनको उसका पूरा पैसा नहीं मिलता है। सबसे पहला एग्जांपल, युआन की वैल्यू। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको हम CCP बोलते हैं, वो जानबूझकर अपने करेंसी की वैल्यू जो है वो कम रखती है ताकि उनका माल दुनिया भर के अंदर सस्ता हो जाए और उनके एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाए। पर इसका नुकसान होता है उनके अपने ही लोगों के ऊपर, क्योंकि फिर वो इंपोर्टेड गुड्स को अफोर्ड ही नहीं कर पाते। और चाइना में लेबर जो है, लेबर यूनियंस अलाउड ही नहीं है। सोचिए, एक ऐसी कंट्री, एक ऐसी आइडियोलॉजी, एक ऐसी फिलोसफी जिसको लेबर के लिए बनाया गया था। कम्युनिज्म क्या है? लेबर की ही तो बात करता है, लेबर यूनियन की तो बात करता है, प्रोलेटेरिएट की तो बात करता है, वर्किंग क्लास की तो बात करता है। उसी कंट्री के अंदर लेबर यूनियन अलाउड ही नहीं है, मतलब वर्कर्स अपना हक मांग ही नहीं सकते हैं। और पूरी की पूरी आइडियोलॉजी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की यही थी कि वर्कर्स के लिए हमको मूवमेंट खड़ी करनी है, उनको इंडिपेंडेंट करना है, उनको उनके हक दिलवाने हैं। और उसी कंट्री के अंदर आप अपनी यूनियन बना ही नहीं सकते हैं। ऊपर से जो टैक्स सिस्टम है चाइना का, वो भी बहुत ज्यादा ओवरबर्डन है। गरीबों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, क्योंकि चाइना का ज्यादातर टैक्स जो है वो वैट से आता है, यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स से आता है, जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। और वो आपकी इनकम टैक्स जो होती है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। चाइना में इनकम टैक्स कम है, वैल्यू एडिड टैक्स वैट जो है वो ज्यादा है। अब जब लोग सब्जी खरीदने जाएंगे, पेट्रोल डलवाने जाएंगे, डेली चीजें खरीदने जाएंगे, तो गरीब बंदे के ऊपर प्रोपोर्शनली ज्यादा टैक्स लगेगा। और ये पैसा भाई अक्सर पब्लिक सर्विसेज में जाने के बजाय स्टेट ओन्ड कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए भेज दिया जाता है, जिससे एक्सपोर्ट को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। लेकिन एंड में नुकसान किसका होता है? चाइनीज वर्कर्स का नुकसान होता है। और इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं स्टेट डायरेक्टेड कैपिटलिज्म, यानी कि कम्युनिज्म नाम की कोई भी चीज चाइना के अंदर नहीं है। स्टेट डायरेक्टेड कैपिटलिज्म, मार्केट कैपिटलिज्म को ही चाइना फॉलो करता है, जहां सरकार मार्केट को कंट्रोल करती है ताकि कुछ सिलेक्टेड कंपनीज को ग्लोबल लेवल के ऊपर नंबर 1 पर पहुंचाया जा सके। इसी वजह से तुम देखते हो कि चाइना के पास BYD जैसी, हुआवी जैसी बड़े बड़े ग्लोबल प्लेयर्स हैं, पर उनके पीछे छुपी होती है एक साइलेंट स्ट्रगल, मिलियंस ऑफ लोगों की साइलेंट स्ट्रगल। चलो भाई, अब थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखो, CCP का नाम तो आपने समझ लिया, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का नाम तो आपने समझ लिया, आप जानते हैं। देखो, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सब कुछ डिसाइड करती है कि उन्हें किस सेक्टर के अंदर वर्ल्ड लीडर बनना है, किस सेक्टर के अंदर अपनी इकोनॉमी को उनको लेकर जाना है, कौन सी कंपनी उनको खड़ी करनी है। जैसे कि मान लीजिए सोलर पैनल का एग्जांपल ले ले, इलेक्ट्रिक व्हीकल का एग्जांपल ले ले, तो पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी जो है वो चाइना की, वो एक ही मिशन के ऊपर लग जाती है। फिर क्या होता है, चाइना का हर प्रोविंस जो होता है, हर प्रोविंस की लोकल गवर्नमेंट जो होती है, वो लग जाती है नए नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के अंदर। एक तरह का डेवलपमेंट रेस चाइना के अंदर शुरू हो जाता है। सब चाहते हैं कि उनके एरिया की कंपनी जो है वो नंबर 1 हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वर्कर्स के पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। कंपटीशन इतना इंटेंस होता है कि कंपनीज बस सरवाइव करने के लिए ही एक्सट्रीम स्टेप्स उठाती रहती हैं। ये पूरा सिस्टम बन जाता है रूथलेस, जहां जीतने वाला कोई भी नहीं होता है, सिर्फ कंपनी जीतती है, सिर्फ स्टेट जीतता है और बाकी सब जो है वो इसके अंदर हार जाते हैं। इस कल्चर को चाइना के अंदर एक यूनिक नाम दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं न्यूआन, जो इंग्लिश वर्ड इन्वोल्यूशन से मिलता है। अब इन्वोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ऐसी सोसाइटी जो बहुत मेहनत करती है, कंपटीशन हाई होता है, पर रियल प्रोग्रेस जो है वो होती ही नहीं है। सब लोग एक साइकिल के अंदर फंसे
फंसे हुए रह जाते हैं, जिंदगी बिजी है पर ग्रोथ जो है वो जीरो हो जाती है। ये वर्ड चाइना के एजुकेटेड यूथ ने वायरल किया था सोशल मीडिया के ऊपर। मेरे द्वारा दिया हुआ वर्ड ये नहीं है, चाइना के ही यूथ ने सोशल मीडिया पर ये वायरल किया था। वो लोग जो ओवर क्वालिफाइड है लेकिन स्ट्रेस और लो इनकम के जंगल के अंदर अटके हुए हैं। 2023 के अंदर ये वर्ड जो था वो पहली बार ऑफिशियल चाइनीज डॉक्यूमेंट के अंदर भी दिखाई दिया था। मतलब ये प्रॉब्लम जो है वो रियल है, कोई मजाक की बात नहीं है। और यही है चाइना की इकोनॉमी का सबसे बड़ा इम्बैलेंस। कंपनीज एफिशिएंट है, एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा है, दुनिया भर में इनका नाम है, लेकिन चाइनीज फैमिलीज और वर्कर्स की पॉकेट्स जो है वो खाली है। वो ना खर्च कर पाते हैं और ना ही अपनी जिंदगी को फ्रीली जी पाते हैं। अब इसका सीधा मतलब समझो, चाइना में प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन डिमांड जो है वो कम होती है, क्योंकि लोगों के पास खर्चने के लिए पैसे ही नहीं होते हैं। तो जब डोमेस्टिक लोग चीजें नहीं खरीदते या डोमेस्टिक जो उनकी कंजम्पशन है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, तो कंपनीज क्या करती हैं? कंपनीज भैया एक्सपोर्ट ही तो करती हैं। आप देखिए डिस्पोजेबल इनकम पर कैपिटल जो है वो चाइना के अंदर कितनी ज्यादा वेरी करती है। अर्बन एरिया का कंपैरिजन देखिए आप रूरल एरिया से। अर्बन एरिया के अंदर डिस्पोजेबल इनकम यानी कि जो पैसा आप खर्च कर सकते हैं वो लोगों के पास ज्यादा है, पर रूरल एरियाज के अंदर तो हाफ से भी कम है। ये भी तो इनइक्वालिटी ही शो करता है। और इस सब के चलते चाइना ने ट्रेड सरप्लस तो अपना अचीव कर लिया, यानी इंपोर्ट कम कर दिया, एक्सपोर्ट तो बढ़ा दिए। लेकिन अब ये इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी सुन लो, चाइना दुनिया में रिच दिखता है क्योंकि उसके एक्सपोर्टर्स जो है वो दुनिया में नंबर 1 पर है, लेकिन वो असली में गरीब भी है, क्योंकि ये पूरा मॉडल चाइनीज लोगों की इनकम दिखाने या इनकम को हटा दिया गया है, इनकम को दबाकर बनाया गया है। चाइनीज वर्कर्स और फैमिलीज के पास स्पेंडिंग पावर ही नहीं होती है। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है, चाइना में प्राइवेट बैंक भी नहीं होते हैं, सिर्फ सरकारी बैंक होते हैं। जैसे भारत के अंदर आपने देखा होगा आईसीआईसी, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कई सारे प्राइवेट बैंक है। दुनिया भर के देशों के अंदर प्राइवेट बैंक है, पर चाइना के अंदर प्राइवेट बैंक अलाउड ही नहीं है। वहां सिर्फ कुछ ही स्टेट ओन बैंक्स होते हैं जिन पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का फुल कंट्रोल होता है। ऊपर से चाइनीज फैमिलीज पैसा बाहर भेज भी नहीं सकती हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि अगर हमारा कोई बच्चा बाहर जाता है या बाहर जाकर नौकरी करता है तो वो अपने देश में पैसा भेजता है, या यहाँ से माँ बाप जो है वो उनको भी यहाँ वहाँ बाहर कंट्री जब वो पढ़ने जाते हैं तो वहाँ से पैसा भेजते हैं। चाइना के अंदर ये अलाउड ही नहीं है। अपनी फैमिलीज जो है वो अपना पैसा बाहर भेज ही नहीं सकती, आप कहीं बाहर इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते हो जब तक चाइना की सरकार आपको परमिशन ना दे। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने कैपिटल कंट्रोल लगाए हुए हैं। तुम्हारे पास पैसा है लेकिन उसको फॉरेन में इन्वेस्ट तुम नहीं कर सकते हो, ना सेव कर सकते हो, अच्छा रिटर्न ही नहीं मिलेगा अगर प्राइवेट बैंक नहीं होंगे तो। रिजल्ट क्या होता है? फैमिलीज को अपने ही पैसों का फायदा नहीं मिलता, और दूसरी तरफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उनकी ही सेविंग का इस्तेमाल करता है अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया या फिर अलग अलग इन्वेस्टमेंट हो गई। अब तुम भी बोलते हो या तुमने भी सोचा होगा कि भैया भारत ऐसा क्यों नहीं करता है, भारत को भी ऐसा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाना चाहिए, या फिर इतना बड़ा स्केल नहीं कर सकते, चाइना जितना हमारे पास पैसा नहीं है, छोटे स्केल के ऊपर बनाओ। पर भैया हमारी सरकार के पास जो पैसा है वो हमारे देश के नागरिकों के ऊपर खर्च होता है। हम किसी ना किसी तरीके से, डेमोक्रेसी तो है ही, पार्लियामेंट से बिल पास करवाना पड़ता है, पर चाइना के अंदर सिर्फ पार्टी डिसाइड करती है और वही लागू कर दिया जाता है। ये सब होता है कम्प्लेक्स नेटवर्क के थ्रू, सोवरेन वेल्थ फंड के थ्रू, स्टेट बैंक्स और पॉलिसी प्लानिंग के थ्रू। इसलिए जब कभी भी हम कहते हैं कि चाइनीज स्टेट पावरफुल है तो उसके पीछे एक भारी इकोनॉमिक इंजीनियरिंग छुपी हुई होती है, जहां लोगों की मेहनत और सेविंग्स का फुल कंट्रोल सिर्फ एक पार्टी के हाथ में होता है। कैपिटल कंट्रोल और स्टेट का बैंकिंग सिस्टम पर कंट्रोल होना स्टेट को ज्यादा फाइनेंशियल पावर देता है वर्कर्स और बिजनेस के एक्सपेंसेस के ऊपर। आखिर में चाइना की इकोनॉमी ये दोनों पहलू उसकी साइज भी दिखाता है और उसकी रियलिटी भी दिखाता है, उसका असली स्ट्रक्चर भी दिखाता है। जो वर्कर्स है चाइना के, जो अलग अलग फैमिलीज है चाइना की, उनको किस तरीके से एक्सप्लॉइट करके दबाकर अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का काम जो है, एक्सपोर्ट्स को फायदा पहुंचाने का काम जो है वो चाइना की सरकार ने किया है। तो समझो, चाइना के कैपिटल कंट्रोल और बैंकिंग सिस्टम पर राज सिर्फ एक चीज दिखाता है, स्टेट को मिलता है फुल फाइनेंशियल पावर, लेकिन किसकी कॉस्ट पर? वर्कर और छोटी फैमिलीज की कॉस्ट के ऊपर। और इसी में छुपा है चाइना की इकोनॉमी का असली सच। एक तरफ दुनिया को दिखता है अपनी साइज, दिखाता है अपनी साइज, अपना ग्रोथ, शाइनी शाइनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स चाइना बनाता है, लेकिन दूसरी तरफ छुपाता है एक इकोनॉमिक सिस्टम जो आम आदमी को दबाने का काम कर रहा है और अपनी सिर्फ एक्सपोर्ट्स को और अपनी स्टेट मशीनरी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है। तो जब भी तुम चाइना को देखो तो याद रखना, ये कंट्री दोनों भी है, ये अमीर भी है, ये गरीब भी है। एक ऐसा मॉडल है जहां स्टेट शाइन करता है और लोगों की इनकम जो है वो स्ट्रगल करती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।